नमस्कार साथियों, ओमेगा साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा, तो हाजिर हूँ मैं आज उन्हीं क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हमारा टॉपिक रहेगा। आज तक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जितने भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग द प्लेस, कि स्थान के चेंज होने के साथ इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती। तो देखिए, अगर मैं फ्रिक्शन की बात ग्रेविटी की बात करूं अगर मैं, तो ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस वैरी करती है। ये पोल्स पे डिफरेंट होती है और इक्वेटर पे डिफरेंट होती है हमारे अर्थ के। वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट मेरा क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये सरफेस टू सरफेस वैरी करता है। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। तो बचता है हमारे पास क्या, बचता है हमारे पास मास। तो मास हमारे पास ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो प्लेस के साथ चेंज नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप में रिलेट नहीं करता। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, टाइम की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं, तो ये एक ही ग्रुप से रिलेटेड हैं। वेलोसिटी, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, इनमें मास जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बार पूछा जाता है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेज़र द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का इनर्शिया मेज़र किससे होता है, मैंने बताया था कि मास से इनर्शिया मेज़र होता है। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास रहेगा उसका इनर्शिया भी क्या रहेगा, उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास। मास इज़ द मेज़र ऑफ इनर्शिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मास इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बार बार वही क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के पूछा हुआ है। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ, कि मास की मेज़रमेंट इनमें से किस क्वांटिटी की मेज़रमेंट कहलाती है, तो वो कहलाएगी इनर्शिया की, क्योंकि मास इज़ द मेज़रमेंट ऑफ, मेज़र ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन मोमेंटम के ऊपर पूछा गया है। क्या बोलता है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मास निकालने के लिए इसलिए बोल रहा है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम p इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम कितना दिया हुआ है 50 और मास एज इट इज़, और यहाँ पे वेलोसिटी है 5। तो 5 10 जा 50, तो मास किसके इक्वल आ गया, 10 किलोग्राम के इक्वल मास आ गया। तो आंसर हो जाएगा मेरा डी, 10 किलोग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन लैंग्वेज इस बार थोड़ा डिफरेंट है। द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज व्हेन इट इज़ मूव, कि बॉडी के अंदर मोशन हो तो ऐसी क्या चीज़ है जो फिक्स रहती है। तो वेलोसिटी चेंज होगी मोशन के साथ, स्पीड चेंज होगी मोशन के साथ, वेट अगर की मैं बात करूं वेट भी चेंज होगा। देखिए अगर ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, यहाँ पे ये पोल्स हैं, ठीक है। तो अगर मोशन जो है करती हुई जाएगी बॉडी इक्वेटर से पोल की तरफ या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी तो चेंज होगा वेट,
ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, पोल पे डिफरेंट होती है, इक्वेटर पे डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो वेट है वो चेंज होगा। ठीक है, तो मास ही एक ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास जो उसके साथ फिक्स मतलब बनी हुई रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है एग्जामिनर ने डेफिनेशन ही पूछ ली। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस रूल इज़ नोन एज, इस रूल को क्या कहते हैं। देखिए मोमेंटम की बात जो आती है, मोमेंटम के चेंज होने की जो बात आती है रेट के साथ, तो वो आती है न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वी मूव द ट्री ब्रांच फास्ट देन सम ऑफ द लीव्स गेट डीअटैच्ड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू। देखिए जब हम जो है ब्रांचेस को हिलाते हैं पेड़ की, तो कुछ पत्ते जो है टूट के ज़मीन पर गिर जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा होता है इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा होता है। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते टाइम बताया था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं। इनर्शिया इसके पीछे रीज़न है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे। और इनर्शिया किस से निकल के आता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से निकल के आता है इनर्शिया प्रॉपर्टी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इल्यूस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को कौन सा इनमें से एग्जाम्पल जस्टिफाई करता है? तो देखिए हम एक एक को पढ़ेंगे। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द साइकिल स्टार्ट टू स्लो डाउन, कि पैडलिंग को स्टॉप करने से आपका साइकिल जो है स्लो डाउन हो जाता है। जी नहीं, ये फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन तो ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से स्लो डाउन हो जाएगी साइकिल। उसके बाद बात अगर मैं करूँ, वाइल कैच ए फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल, फील्डर स्लोली मूव हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। फील्डर जो है कैच लेते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ धकेलता है, पीछे ले जाता है। वो उसके मतलब बॉल के इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऐसा करता है कि उसके हाथों पे जो बॉल से चोट लगे वो कम लगे। तो यहाँ पे भी जो है फर्स्ट लॉ का कोई रोल नहीं है। व्हेन ए बस स्टार्ट एब्रप्टली द पैसेंजर आर जर्क्ड बैकवर्ड, अचानक से जब कोई बस चलती है तो पैसेंजर जो है पीछे की तरफ जो है झटका लेके पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये यहाँ पे फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया का रोल आ गया। जो पैसेंजर था इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करता हुआ ही बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। रॉकेट लॉन्चिंग, जी नहीं, ये भी एग्जाम्पल इसका नहीं है। सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी लॉ ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट। तो कितने लॉ बनाए थे? सभी को पता है, 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही आसान भी बोल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, से कौन सी जो है इक्वेशन निकल के आती है हमारे पास? तो ये थी हमारे पास F = ma, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही निकल के आता है इनर्शिया,
किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट लॉ से ही निकल के आती है। तो आंसर इसमें सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू। देखिए फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया से रिलेट करता है, हमें इस बात का पता है। और जो सेकंड लॉ है हमारा तो वो मोमेंटम से, बॉडी के मोमेंटम से रिलेट करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम से रिलेट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए क्या कुछ इसमें बताया है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस ऑन टू म्यूचुअली इफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो इसमें नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है थर्ड लॉ के अंदर, एक्शन और रिएक्शन, एक बॉडी के ऊपर एक्शन लगता है, दूसरी बॉडी के ऊपर रिएक्शन लगता है। तो ये इसका ऑप्शन सही नहीं है, सेकंड लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। आल्सो नोन बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया, जी नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये मैं बोल सकता हूँ, हम बोल सकते हैं इसको कि अगर आपने फोर्स के इफ़ेक्ट को स्टडी करना है तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन का सेकंड लॉ। अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन। आल्सो नोन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जी नहीं, ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एग्जामिनर ने कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई ए बॉल थ्रोन ऑन द वॉल कोलाइड्स एंड रिटर्न, कि आप एक बॉल फेंकते हो दीवार पे और वो टकरा के आपके पास वापस आ जाती है। तो कौन से लॉ से है ऐसा? फर्स्ट लॉ से जी नहीं, सेकंड लॉ से जी नहीं, थर्ड लॉ से है बिल्कुल। एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस लॉ को फॉलो करते हुए ही बॉल जो है हमारे पास वापस आ जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। देखिए जिस स्टूडेंट ने रट्टा मारा होगा डेफिनेशन का वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। देखिए क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फोर्स इज अप्लाइड टू द सेम बॉडी, क्या फोर्स सेम बॉडी पे अप्लाई होता है? जी नहीं, सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं होता। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी पे तो नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो बात ठीक है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी, यही बात मैंने वहाँ बताई थी कि डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, की अलग अलग बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स जो है अप्लाई होगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, जी नहीं, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली सेकंड लॉ की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोलता है अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो शुरुआत करते हैं ए से। व्हेन ए बस स्टॉप्स सडनली, एक बस एक अचानक से रुक जाती है। ए पैसेंजर सीटिंग इन द बस इज़ जर्क्ड बैकवर्ड, तो ये तो आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो कि जैसे अगर कोई बस या गाड़ी रुकती है तो पीछे की तरफ तो हमें झटका नहीं लगता, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मोशन के अंदर होती है। तो अगर सडनली रुकेगी तो हम फॉरवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड तो नहीं जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ही इसमें जो है फॉल्स है। बाकी अगर एक ही स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है तो बाकी ये सब सही होंगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर हमारा ए रहेगा, राइट आंसर हो गया हमारा। लेकिन चलो इनको भी पढ़ लेते हैं। व्हेन ए पर्सन जंप फ्रॉम ए मूविंग बस ही फॉल्स, मूविंग बस से जंप करने वाला पर्सन गिर जाता है, जी नहीं, गिरता नहीं, कुछ दूरी तक दौड़ता हुआ चला जाता है। अगर वो रुकने की कोशिश करेगा सडनली उसी जगह पे तब गिरेगा। व्हेन ए रोटेटिंग फैन स्टॉप्स, अगर पंखा जो है रोटेट कर रहा है वो स्टॉप होता है। इट रोटेट्स फॉर सम टाइम, जी नहीं, सही है।
व्हेन ए बस स्टॉप सडनली ए पैसेंजर सीटिंग इन द बस गेट ए शॉक इन द फ्रंट, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन जो है, जो हमारा ए है वही हमारा सही आंसर रहेगा, ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे फोर्स की यूनिट पूछ लिया है कि फोर्स की क्या यूनिट है। तो 1 किलोग्राम इंटू में 1 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 न्यूटन के इक्वल है। तो ऑप्शन जो ए हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये ईयर था, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये था 1687 में जो है न्यूटन ने अपने लॉ जो है पब्लिश किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एग्जाम्पल पूछा हुआ है, वाई डज ए फील्डर टर्न हिज आर्म्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल। तो ऑप्शन ए से शुरुआत करते, बिकॉज ही इज़ नर्वस, गलत है। बिकॉज इट हेल्प्स टू एम द बॉल, जी नहीं। बिकॉज ही एक्सपीरियंस लेस फोर्स, ताकि वो कम फोर्स जो है उसके हाथों पे पड़े ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसलिए वो टाइम पीरियड को क्या करता है, लॉन्ग कर देता है, लंबा कर देता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड रहेगा उतना ही कम जो है फोर्स उसके हाथों पर पड़ेगा, वो इंजर्ड होने से बचा रहेगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी इसका गलत है। तो सी राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसको बार बार रिपीट किया है बोर्ड पे, वीडियो जब मैंने शूट की थी। तो देखिए क्या बोलता है, शूट फ्रॉम ए राइफल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इफ़ द राइफल कम्स बैकवर्ड विदाउट स्टॉपिंग। कि आपने शूट किया है, ठीक है, और शूट करने से क्या हुआ कि बुलेट फॉरवर्ड जाएगा और जो वो राइफ़ल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, क्योंकि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे ये रीज़न भी बताया था, रिकॉइलिंग वेलोसिटी भी मैंने करवाई थी, ठीक है। तो कि मास जो है गन का ज़्यादा रखा जाता है, इसलिए ही ज़्यादा रखा जाता है गन का मास, ताकि जो वो फोर्स इक्वल अमाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से शूटर को किसी भी प्रकार का कोई इंजरी ना झेलना पड़े। ठीक है, तो बुलेट की और जो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होती है, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी उसके पास होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि मोशन किसका, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, बुलेट की होगी, या वो जो झटका लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में राइफ़ल में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी तो बुलेट की ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी और राइफ़ल में काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। तो अब ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, जी नहीं। लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, ये सही है। इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, ये गलत है। जीरो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट सेकंड लॉ में से क्वेश्चन पूछ लिया, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है फोर्स के इक्वल। डी आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है थर्ड लॉ को शो करता है। रॉकेट लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो रॉकेट में आपने देखा ही है कि रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, इनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा तो रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो रॉकेट लॉन्चिंग हमारे पास जो है न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। बाकी सभी जो हैं इनको पढ़ लेते हैं। सडन मूव ऑफ द बस द पैसेंजर गेट जर्क बैकवर्ड, जी नहीं, ये हमारा फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है, ये नहीं है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, ये सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है।
वाइल कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल द फील्डर स्लोली मूव हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। तो ये भी नहीं है, ये भी सेकंड लॉ का ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए सेलर जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट ड्रिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, विच लॉ ऑफ द न्यूटन रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल। देखिए, जब एक नाविक जो है नाव से किनारे की तरफ जंप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो नाव है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग इज़ बेस्ड ऑन विच लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है रॉकेट लॉन्चिंग। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इक्वल एंड अपोजिट विच न्यूटन लॉ गिव्स द स्टेटमेंट। तो किस लॉ से ये स्टेटमेंट आती है हमारे पास, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का यही मतलब होता है कि आपको पता रहे कि आपने सच में कुछ सीखा है और आपको वो कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि हाँ हमने सच में कुछ सीखा है। तो आप जो जैसे जैसे ये क्वेश्चन करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होता चला जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एग्जाम्पल मैंने कितनी बार बताया है आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम, व्हेन स्टेशनरी बस स्टार्ट मूविंग, अचानक से बस चलना जो है शुरू कर देती है, द पीपल स्टैंडिंग इन इट फॉल इन द बैक डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो है पीपल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। तो इनर्शिया की अगर मैंने बात बोली है तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से होता है ये सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या पूछा है, ए मैन इज स्टैंडिंग इन द बोट में खड़ा है इन स्टिल वाटर, इफ़ ही वॉक टुवर्ड द शोर द बोट विल। अगर वो किनारे की तरफ आता है तो बोट किस तरफ जाएगी। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ का कंसेप्ट लगेगा। अगर वो किनारे की तरफ जाएगा तो बोट किनारे से दूर जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, मूव अवे फ्रॉम द शोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एग्जाम्पल भी मैंने आपको कितनी बार करवाया है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन When a bullet is fired from the gun pushes in opposite direction. This is example of Newton। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। बुलेट आगे की तरफ जाएगा और जो है इस पे गन के ऊपर जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इनमें से किस सिचुएशन के ऊपर न्यूटन का जो है थर्ड लॉ अप्लाई होगा, इसमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ए पर्सन जंप फ्रॉम ए बोट टू द रिवर द बोट गोज बैकवर्ड। जी हाँ, इसी पे अप्लाई होगा, बाकी इनमें से किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं बात करूं, इनको देख लेते हैं इन पे कौन कौन सा लॉ अप्लाई होता है। पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस फॉल इन द बैक डायरेक्शन, इस पे फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। व्हेन ए पर्सन फॉल ऑन द सीमेंट फ्लोर ही गेट हर्ट, फॉल ये गिरता है, रिएक्शन व्हेन ए पर्सन फॉल ऑन द सीमेंट, इस पे गिरता है। अच्छा ठीक है, तो इस पे होगा फर्स्ट लॉ एक्ट, इस पे भी सॉरी इस पे फर्स्ट नहीं, इस पे सेकंड लॉ एक्ट होगा, सेकंड लॉ। वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ए फील्डर पुट हिज हैंड बैकवर्ड, तो इस पे भी सेकंड लॉ जो है अप्लाई होगा। सी और डी में सेकंड लॉ अप्लाई होगा, इसमें फर्स्ट लॉ, फर्स्ट वाले में ए ऑप्शन में थर्ड लॉ अप्लाई होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स बी इंटरप्रेटेड। ये जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था कि न्यूटन के किस लॉ के बेस पे जो है फोर्स की डेफिनेशन बनाई गई है। तो
डेफिनेशन भी लगाओ या फिर वो एक्सप्लेनेशन भी लगाओ, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बेसिस पे ऐसा सब किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन गलत था। देखिए क्या पूछा गया है, एट एनी मोमेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज़ प्रोपोर्शनल टू, कि रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है, मतलब रॉकेट की जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिलीज गैसेज। द वैल्यू ऑफ n शुड बी, तो n की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपने न्यूटन का थर्ड लॉ ही अप्लाई करना है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग में जो है रोल थर्ड लॉ का आता है। देखिए, जितनी गैसेस की वेलोसिटी रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही स्पीड जो है रॉकेट की रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और वो उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करेगा, गैसेस की वेलोसिटी रॉकेट की स्पीड प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो है, तो यहाँ पे जो स्पीड थी वो गैसेस की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे n की पावर, अगर मैं बात करूँ गैसेस की वेलोसिटी की, n की पावर 1। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है तभी जस्टिफाई होगी जब इस n की पावर जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के आर्ट के स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करेंगे, वो इसको सोल्व करने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे न्यूटन का सिर्फ थर्ड लॉ लगाया हुआ है। एक 70 किलो मैन पुशेस ए 50 किलोग्राम मैन विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स लगा के उसने उसको पुश किया है। हाउ मच फोर्स हैज़ ए 50 किलोग्राम मैन पुशेस द अदर पर्सन। तो इसमें सोल्व करने की कोई बात ही नहीं है, आप ये देख लो कि कितना फोर्स लगाया है। तो फोर्स 50 न्यूटन का लगाया है। ठीक है, तो 50 किलोग्राम का जो मैन है वो भी न्यूटन के लॉ को फॉलो करता हुआ 70 किलोग्राम का जो आदमी है उसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा 50 न्यूटन का। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। न्यूटन का लॉ जो है कहाँ पे, किन पार्टिकल्स के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता या वहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता उन चीज़ों को। रेस्ट पे करता है, मूविंग स्लोली करता है, वहाँ पे भी मूव विद हाई वेलोसिटी, जी हाँ वहाँ पे भी करता है। तो कहाँ नहीं करता, मूव विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है तो वहाँ पे ये जो है नहीं करेगा, ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ऑप्शन जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। ये सब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपल्शन ऑन द रॉकेट इज। ठीक है, रॉकेट का प्रोपल्शन कैसा रहेगा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना हो। तो आपने अक्सर देखा होगा जितनी स्पीड से गैसेस जो हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती हैं, उतनी स्पीड से जो है रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता। वजह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी पुल जो रॉकेट के ऊपर हमारी अर्थ लगाती है। ठीक है, तो अगर वो नहीं होगा तो जितनी स्पीड से गैसेस जो है आउटवर्ड हो रही हैं, उतनी ही स्पीड से जो है हमारा रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब दोनों साइड जो है बैलेंसिंग रहेगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी रहेगी दोनों साइड में।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो है मेरा हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे डी आंसर मेरा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन एथलीट रन्स फॉर सम टाइम बिफोर द हाई जंप। हाई जंप लेने से पहले एक एथलीट जो है रन करता है, सो दैट द इनर्शिया ऑफ द डैश हेल्प्स हिम टेक द लॉन्ग जंप। कौन सा इनर्शिया उसको लॉन्ग जंप लेने में हेल्प करेगा, तो वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। मैंने 3 टाइप के इनर्शिया करवाए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो रेस्ट नहीं है इसके अंदर, साइज नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, स्पीड की बात है, स्पीड की यानी कि मोशन की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए द स्टॉक ऑफ द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू, कि एक जो है जत्था रखा हुआ है बुक्स का और उसको मूव करना आसान नहीं होता, तो ऐसा क्यों, वो होता है उनके इनर्शिया के कारण। ठीक है, इनर्शिया के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डज ए रनर कंटिन्यूज टू रन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, कि एक रनर जो है फिनिश लाइन को क्रॉस करने के बाद भी जो है काफ़ी दूरी तक दौड़ता हुआ चला जाता है। ऐसा क्यों करता है वो, देखिए वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता। ठीक है, वो इनर्शिया के लॉ को फॉलो करता है, उसकी बॉडी मोशन के अंदर होती है। ठीक है, और वो सडनली जो है रुक नहीं सकता एकदम से, अगर वो ऐसा करेगा तो उसको चोट लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो आगे की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। ए को पढ़ते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन हिज शूज एंड द ग्राउंड कॉज हिम टू मूव बायॉन्ड, जी नहीं, ये तो इसका आंसर गलत है। इनर्शिया ऑफ द मोशन ड्राइव इट फॉरवर्ड, ये इसका राइट आंसर है। अगले आंसर पढ़ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी टेक्स सम टाइम टू स्टॉप इट, आगे बढ़ते हैं। ही वांट टू मेक श्योर दैट, ये गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी आंसर, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन द कार टर्न ऑन ए कर्व्ड रोड, एक कार है वो कर्व रोड पे चल रही है और वो एक टर्न लेती है। द पैसेंजर सीटिंग इन इट फील ए फोर्स ऑन देमसेल्फ इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर कार ने लेफ़्ट टर्न लिया तो हम अपनी बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि राइट डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं, और अगर राइट लिया तो हम लेफ़्ट की तरफ गिरते हैं। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा होता है इनर्शिया के कारण। और इनर्शिया कौन सा इनर्शिया, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। हम अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं, हम मुड़ना नहीं चाहते उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गाड़ी जो है मुड़ रही है। ठीक है, तो अगर गाड़ी लेफ़्ट में मुड़ती है तो हमारे ऊपर राइट में फोर्स लगता है, राइट में मुड़ रही है तो हमारे ऊपर लेफ़्ट में जाते हैं, हम वो फोर्स फील करते हैं। तो वो इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और कौन सा इनर्शिया, डायरेक्शनल इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का रोल वहाँ पे आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोलता है क्वेश्चन में। व्हेन द कार्डबोर्ड प्लेस्ड ऑन द ग्लास टम्बलर, एक ग्लास है उसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है। फ्लिक्ड अवे विद ए फिंगर, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन भी रखा है और वो कॉइन जो है ग्लास के अंदर गिर जाता है। विच लॉ डिफाइन द अबव स्टेटमेंट, तो ऐसा किस लिए होता है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, ऐसा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, ऐसा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिससे वो सिक्का उसके अंदर गिर जाता है गिलास में और बोर्ड जो है आगे निकल जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनर्शिया, इनमें से किन के अंदर इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इनर्शिया इज़ द मेजर ऑफ मास, कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा रहेगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो आप इनमें से देख सकते हो कि मास किसका ज़्यादा है। सेम साइज ऑफ रबर बॉल एंड स्टोन, जी नहीं। स्कूटर एंड बस, चलो स्कूटर बस में बस का ज़्यादा है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। 10 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, जी नहीं। ट्रेन्स एंड एरोप्लेन, इनका लगभग इक्वल है बोल सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेन एंड एरोप्लेन्स राइट आंसर हो जाएगा। इस ग्रुप का जो है ज़्यादा इनर्शिया रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग मास 14 किलोग्राम एंड वेलोसिटी 28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों को गुणा कर दो तो आंसर आएगा 392। ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास जो है ऑब्जेक्ट का वो है m/2 और वेलोसिटी है 2v। तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास है m/2 और वेलोसिटी है 2v, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मोमेंटम आज आ जाएगा हमारे पास m/v। ये हमारा मोमेंटम है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मोमेंटम कंसिस्ट ऑफ। मोमेंटम के पास देखिए मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके पास नो डायरेक्शन, जी नहीं। डायरेक्शन इसके पास होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ लिया, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। तो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है दो बातों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये खाली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और ऐसा नहीं है ये खाली मास पे डिपेंड करता है। ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट, इन दोनों पे डिपेंड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इन ए कोलिजन ऑलवेज सेविंग ऑफ, जब भी कोलिजन होता है तो सेविंग ऑफ से मतलब है कि क्या चीज़ कंजर्व रहती है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना तो फोर्स, ना थ्रस्ट, ना प्रेशर, कुछ भी कंजर्व नहीं रहता। वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है हमेशा। इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहेगा हमेशा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सी आंसर जो है राइट हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ डबल। अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया तो क्या होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ डबल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है। ये जब मैं वर्क एनर्जी और पावर का चैप्टर करवाऊंगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आप ये देख सकते हो कि ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्पीड से। एक्सेलरेशन से भी फ़र्क नहीं, एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, जी नहीं। स्पीड डबल होने से एक्सेलरेशन डबल हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, मोमेंटम देखिए, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हमने क्या कर दिया, स्पीड यानी कि वेलोसिटी को डबल कर दिया। तो अगर मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन की मैं बात करूं, जब मैंने डबल कर दिया वेलोसिटी को, तो मोमेंटम
ये यहाँ पे मैं क्या, ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल है, ठीक है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो इनिशियल ये mv के इक्वल है, ये भी यहाँ पे mv है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं पी आई पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पी आई पुट कर सकता हूँ, मतलब पी एफ जो है मेरा वो ट्वाइस है पी आई का, ठीक है। तो डबल हो गया यहाँ पे मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी ये है। तो अगर वेलोसिटी को डबल करूँगा, अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर देता हूँ तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 से क्या हो जाएगा, डबल करने पे 4 वी स्क्वेयर, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है मेरी 4 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो जी नहीं, राइट आंसर मेरा क्या रहेगा, डबल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स की सीरीज़ में, वो हमारा ग्रेविटेशन के ऊपर भी हो सकता है, वर्क एनर्जी और पावर के ऊपर भी हो सकता है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मैं ग्रेविटेशन से शुरू करूं या फिर वर्क एनर्जी और पावर से शुरू करूं। धन्यवाद।